करने वाले हैं परमाणु और अणु। विज्ञान विषय का एक टॉपिक है परमाणु और अणु, जो कि समस्त एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, परमाणु और अणु, पहले तो हम रसायन विज्ञान की परिभाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों के साथ साथ उसकी संरचना, संगठन और उसमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसी ऐसी शाखा को कौन कौन सा विज्ञान बोलते हैं? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का जनक इम्पोर्टेंट है, एंटोनी लेविजिए। उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, ब्लैक कलर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं अपन। परमाणु किसे कहते हैं? आप जानते होंगे परमाणु किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। परमाणु के वास्तविक खोजकर्ता इसको मानते हैं जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन 1803 में। परमाणु खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। कब? सन 1803 में। डाल्टन के अनुसार देखो, डाल्टन के अनुसार किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, इस अविभाज्य कण को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मतलब अपन कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु लेते हैं, इसका अपन इतने टुकड़े करें कि अंत में कोई एक ऐसा टुकड़ा बचेगा जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते। उसी टुकड़े को क्या नाम दिया है इसने? परमाणु। डाल्टन ने परमाणु की वैज्ञानिक अवधारणा पेश की। ठीक है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि यह हमेशा या तो बंद बना के रहता है, अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, तत्व के रूप में रहता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन इसका अपवाद दे रखा है। क्या? अक्रिय गैस जैसे होती है ना, ये हेलोजेंस होते हैं, ये होती है अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जैसे हीलियम हो गई, नियोन हो गई, ऑर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जीनोन हो गई, रोडियम हो गई। ठीक है, इसके बाद में परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है। अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सर्वप्रथम परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है। लेकिन महर्षि कणाद की परिभाषा थी ना, वो सैद्धांतिक नहीं थी, प्रायोगिक नहीं थी। वो डाल्टन ने इसके बारे में प्रायोगिक व्याख्या दी थी। इसलिए वास्तविक खोजकर्ता किसको मानते हैं? जॉन डाल्टन को। जबकि इससे कई हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद ने इसके बारे में बता दिया था कि सबसे छोटा कण होता है, उसे परमाणु कहते हैं। अब देखिए, परमाणु प्लस परमाणु बराबर अणु, यानी परमाणु और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु। तो यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? परमाणु। और अणु क्या है? बड़ी इकाई। तो आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो परमाणु है ना, परमाणु, इससे बड़ा होता है कौन? अणु। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, नोट लगा के लिख रहा है, अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती है ना, अक्रिय गैसें, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, परमाणु होता है, उसके अंदर 3 कण पाए जाते हैं, मौलिक रूप से 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इनके खोजकर्ता देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को पहले तो डिनोट कैसे करते हैं? ई माइनस ऊपर में, क्योंकि इसमें ऋणावेश पाया जाता है, इस वजह से ऋणावेश का चिन्ह ऊपर लगाए देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन के जो नामकरण दिया था, वो दिया था स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने दिया था। इलेक्ट्रॉन में आवेश पाया जाता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। -1.1 -1.6
गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आवेश किसके बराबर होता है? ये आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, लेकिन ये होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। और द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन खोज करता थे गोल्डस्टीन, और रदरफोर्ड ने क्या दिया था, इसका नाम दिया था। तो ये ध्यान रख लेना, ये कई बार कंफ्यूजन में डालता है। कौन सा? ये वाला। क्या ये ऐसे है कि कई किताबों में रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना है, जबकि खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? ओनली फॉर नाम दिया था, इसका नामकरण किया था। तो प्रोटॉन में आवेश कितना होता है? वही इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन धनावेश होता है इसमें। धनावेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका भार होता है 1.673 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। और न्यूट्रॉन, आप देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और ये आवेश रहित होता है, यानी इसमें शून्य आवेश पाया जाता है, जीरो आवेश पाया जाता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। और इसका द्रव्यमान वही इसके बराबर होता है, लगभग 1.676 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यहाँ है 1.673 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर्वप्रथम परमाणु के बारे में मॉडल देने वाले थे वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी जे थॉमसन ने माना है कि परमाणु में केवल प्लस पाया जाता है, यानी धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह विचरण करते हैं जैसे तरबूज में बीज होते हैं। आपने तरबूज में देखे होंगे बीज, जैसे पूरा लाल कलर का गूदा भरा हुआ होता है और उसमें बीज लगे हुए होते हैं जगह 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 जगह। इसने ऐसे माना कि जो पूरा भरा हुआ गूदा है ना उसका, वो तो है प्लस, और जो बीज लगे हुए हैं वो है इलेक्ट्रॉन यानी माइनस। तो देखिए प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? ये देखो, जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि प्लम का अर्थ होता है फल और पुडिंग होता है मिठाई, यानी ऐसा एक फल है, ये फल की तरह है। ये प्लम पुडिंग ये होता है, एक फल है, एक फल का नाम है ये प्लम पुडिंग। ठीक है, और इसकी तुलना की है किससे? तुलना करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। एक तो प्लम पुडिंग मिठाई होती है और एक तरबूज, एक तो तरबूज और एक। ठीक है, अब देखिए यह एक अमान्य मॉडल है, यानी इसको माना नहीं गया। अब देखिए आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ दिया है आपको, ये है एटम परमाणु का मॉडल। ये तरबूज की भांति व्याख्या की, यानी परमाणु में अंदर तो पूरा धनावेशित है और इसमें कई जगह जगह पर ऋणावेशित लगे हुए हैं। और इसकी व्याख्या किससे की है? तरबूज से, यानी तरबूज का जो ये लाल गूदा हुआ है ना, ये तो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीज है ना, बीज, ये इनकी तुलना की है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब देखिए अगर ये थॉमसन, इसने इसके अनुसार ये है कि थॉमसन में ये पूरा परमाणु है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे लगे हुए हैं ना, तो इसमें से जब आप किरणों को गुजारोगे, अल्फा कणों को, तो ये कुछ जगह से टकराएंगे और कुछ जगह नहीं टकराएंगे। इस कारण इसको ये ऐसे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सन 1911 में दिया गया। रदरफोर्ड ने एक पतली सोने की पन्नी ली। ठीक है, एक पन्नी ली पतली, ये गलत हो गया। ठीक है, जिस पर 20,000 अल्फा कणों की बौछार की। 20,000 अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं जो हीलियम नाभिक होता है ना, 2He4 प्लस प्लस, अल्फा कण होते हैं ये 2He4 प्लस प्लस, यानी
अल्फा कण होते हैं हीलियम नाभिक के द्विधनावेशित, यानी हीलियम परमाणु है ना, उसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो जो कण बनता है ना उसे बोलते हैं अल्फा कण। अल्फा कण वास्तव में हीलियम नाभिक के द्विधनावेशित कण होते हैं। यह सोने की पन्नी से टकराकर लगभग सभी सीधे निकल गए, लेकिन एक अल्फा कण 180 डिग्री पर टकराकर वापस आ जाता है, जो कि 20,000 में से एक था। यानी जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, उसमें प्रयोग किया कि उसने अल्फा कणों की बौछार किसी सोने की पन्नी पर कराई, तो उसमें से लगभग सभी कण तो सीधे निकल गए, लेकिन एक कण था जो वापस टकराया और वापस आ गया उसी दिशा में 180 डिग्री के कोण पर। ठीक है, देखिए ये है आपका रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के देख, ये है सोने की पन्नी, गोल्ड फॉइल, ठीक है, और ये आपको दे रखा है आवरण, ये प्रदीप्ति है ये। यहाँ से टकराकर कण जब इससे टकराएगा तो यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होगी, यहाँ पर एक चमक उत्पन्न होगी। उसी चमक को देखने के लिए ये लगाई गई है डिटेक्टिंग स्क्रीन। ये है अल्फा सोर्स, यानी यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे और यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप रख रखा है, इसमें से अल्फा कण कहाँ जाके टकराएंगे, सोने की पन्नी पर। अब देखो इसके प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ये है परमाणु, ये थॉमसन मॉडल का, इसमें ये बता रखा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जगह जगह विचरित करते रहते हैं और ये ऐसे निकल जाते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं। देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि ओनली फॉर एक परमाणु 20,000 में से एक परमाणु ही वापस आया है, यानी जो परमाणु का जो नाभिक है ना, उसका क्षेत्रफल, उसका जो है ना, उसका घनत्व बहुत ही कम है पूरे परमाणु की तुलना में, जो जिस वजह से तो सारे कण सीधे निकल गए और एक कण ही वापस टकरा कर वापस आया था। देखिए आगे चलते हैं। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, जिसमें अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल गए। ठीक है, अपन ने देखा कि लगभग 20,000 कण थे, उसमें से एक ही वापस आया था, यानी लगभग पूरे पूरे परमाणु सीधे की सीधे निकल गए। ठीक है, तो अगला निष्कर्ष है, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। ठीक है, यानी इसने बताया कि जो परमाणु का द्रव्यमान है ना, उसके केंद्र में स्थित होता है, ना कि उसमें चारों तरफ फैला हुआ रहता है, यानी केंद्र में स्थित रहता है पूरा द्रव्यमान। परमाणु के नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं। इसने बताया रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनका दोनों का आपने पढ़ा था पहले कि आवेश बराबर है दोनों का। एक प्रोटॉन होता है प्लस में और ये आवेश न्यूट्रॉन तो शून्य होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है, लेकिन ये दोनों के क्या बराबर थे, द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों कणों को जो रदरफोर्ड था उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां देखते हैं। इसके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा में कमी आती है। अब ये कह रहा है कि ऊर्जा में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। स्वाभाविक बात है, अगर आप कहीं चक्कर लगाओगे किसी की कक्षा में, किसी के चारों तरफ आप यदि चक्कर लगाते हो तो आपकी ऊर्जा में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी नहीं होती है। तो यह एक कमी हो गई उसकी, किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, ये 2 कमियां हैं। ये देखो रदरफोर्ड का एक और देखो, यहाँ से सभी परमाणु लगभग सीधे निकल गए, कुछ परमाणु ही टकरा कर विक्षेपित हुए, जिसमें से लगभग 20,000 में से एक परमाणु वापस आया था। यानी इसका जो द्रव्यमान होता है ना नाभिक का, वो बहुत ही कम होता है। अब देखो ये रहा रदरफोर्ड का एक और
यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी परमाणु, ये अब देखो ये परमाणु थोड़ा सा विक्षेपित हुआ है, यानी लगभग सभी परमाणु तो सीधे निकल गए थे और ये परमाणु वापस लौट के आया 180 डिग्री के कोण पर। लेकिन ये किस में से था? लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक था ये। अब देखो, अब पढ़ते हैं अगला नील्स बोर का। नील्स बोर का परमाणु मॉडल सन 1913 में दिया गया। यह एक सर्वमान्य परमाणु मॉडल घोषित किया गया। सर्वमान्य यानी इसको वैधता दे दी गई कि ये परमाणु मॉडल सही है। इसके अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा दूसरी कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि या कमी होगी। यानी ये परमाणु मॉडल ऐसे बोल रहा है कि जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी ना, वो कमी यह क्या थी कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी। तो ये उसकी कमी थी एक उस मॉडल की। तो उसकी कमी को इसने दूर किया नेल्स बोर ने। इसने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ही उसकी ऊर्जा में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। यानी अब ये देखो परमाणु मॉडल दिया है आपको, ये है नाभिक, या आपको नाभिक दिया है। ठीक है, ये है आपके नाभिक और ये है आपकी कक्षाएं नाभिक के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है यहाँ से, तो ये चक्कर लगाता है ना, तो इसमें इसकी ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। कमी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन या तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप मारेगा, या फिर दूसरी से पहली में आएगा, तीसरी से दूसरी में आएगा। ऐसे यदि इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलता है तो उसकी ऊर्जा में कमी या वृद्धि होगी। अब देखो, वृद्धि होगी या कमी होगी इसको देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, यानी जब लो लेवल से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा को अवशोषण करता है, वो अवशोषण करता है। ठीक है, वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी ये आपका लो एनर्जी स्तर है। ठीक है, इसके बाद में ये उच्च ऊर्जा स्तर है, यहाँ से नीचे आएगा यानी निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उस ऊर्जा ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कहते हैं, ध्यान रखना। मतलब ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा ना वो सतत नहीं होगा, छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में होगा। ठीक है, अब देखो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। ठीक है, यहाँ अगर उच्च ऊर्जा स्तर से मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर चौथे से परमाणु ये जंप कर रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि यहाँ से ऊर्जा निकलेगी। और यदि परमाणु मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये परमाणु अवशोषित करेगा किसका? ऊर्जा का। ठीक है, अब देखिए, तो धन्यवाद, आज क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। DND क्लासेस राजस्थान और रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय